हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। तो हमारी एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। तो अब उसी सीरीज़ को आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से 6 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट वीडियो में समझ लिए थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बाकी के 6 कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो हमारा 7 नंबर कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमने कोई भी असेट परचेज की है तो उसे इन फ्यूचर भी हम उसी वैल्यू पर, उसी कॉस्ट पर अकाउंट बुक्स में मेंशन करेंगे जिस कॉस्ट पर वो हमने खरीदी है। जैसे सपोज 2021 में हमने एक मशीन परचेज़ की, ठीक है, हमने एक मशीन परचेज़ की। 2021 के फाइनल अकाउंट्स में हमने उसकी जो एंट्री है, मशीन की एंट्री है, वो हमने 1 लाख रुपीज़ की क्योंकि हमने वो मशीन 1 लाख रुपीज़ की खरीदी थी। अब 2023 में हम खड़े हैं। अगर आज की डेट में हमें उस मशीन की एंट्री करनी हो और उस मशीन की जो वैल्यू है वो आज की डेट में मार्केट वैल्यू जो हो गई है वो 3 लाख रुपीज़ हो गई है, ठीक है। तो अब कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हमने उसको ख़रीदा तो 1 लाख रुपीज़ में था, 1 लाख रुपीज़ में हमने उसको ख़रीदा था, लेकिन आज उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 3 लाख रुपीज़ की हो गई। तो आज हमें 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस मशीन को 1 लाख रुपीज़ में मेंशन करना चाहिए या फिर 3 लाख रुपीज़ में। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि कोई भी असेट यदि हम परचेज करते हैं तो उसे हमें अपनी अकाउंटिंग बुक्स में थ्रो आउट उसकी कॉस्ट वैल्यू पर ही मेंशन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2023 के अकाउंट बुक्स में भी उस मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ ही मेंशन करेंगे। हुई बात क्लियर? तो अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट इस चीज़ को भी क्लियर करता है कि जो चीज़ जिस वैल्यू पे एक्वायर हुई है उसी वैल्यू पर उसको लिखा जाए। तभी हम देखते हैं कि जो बैलेंस शीट होती है किसी भी कंपनी की, उसकी बुक वैल्यू अलग होती है और उसकी मार्केट वैल्यू जो है, उसकी बुक वैल्यू डिफरेंट होती है और उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि बुक्स में जो हम चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं, बुक्स में जो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम उसकी कॉस्ट पर कर रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू को हम बुक्स में तभी पूरी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे जब वो वैल्यू हमें रियलाइज हो गई हो, मीन्स हमें मिल गई हो, ठीक है। जैसे हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उसका रमेश एंड सन्स का बिजनेस था, ठीक है, गारमेंट्स का। तो गारमेंट्स के बिज़नेस में सपोज उसे 100 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला। 100 शर्ट्स के ऑर्डर के लिए उसको 50,000 रुपीज़ एडवांस भी मिला, ठीक है, एडवांस मिला 50,000। तो और बाकी का 50,000 जो है वो अभी रिमेनिंग है। तो अब ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये 50,000 जो हमें मिल गया, क्या हम उसे अकाउंटिंग बुक्स में 100 शर्ट्स के नाम से अभी रिकॉर्ड कर लें या फिर जब वो पूरा पेमेंट हमें मिल जाए तब हम उसको रिकॉर्ड करें। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि आप किसी भी पेमेंट को तभी अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करें जब वो पूरा पेमेंट आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिसीव हो जाए, रियलाइज़ हो जाए। तो यहाँ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर, इसके नाम से ही समझ आ जाता है कि जब भी कोई वैल्यू पूरी तरीके से रियलाइज़ हो जाए उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तभी हम उसे अपनी अकाउंट बुक्स में शामिल करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है। कॉन्सेप्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, कन्वेंशन भी है, सब कुछ है ये कॉन्सेप्ट जो है। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि फॉर एवरी ट्रांजैक्शंस देयर आर टू साइड्स। जैसे वन इज रिसीवर, वन इज गिवर। एक जना देगा, एक जना लेगा, ये होगा। या फिर किसी को गेन होगा और किसी को लॉस होगा, किसी को गेन होगा, किसी को लॉस होगा। या फिर कोई
कोई वस्तु आने वाली होगी या फिर कोई वस्तु बिजनेस में से जाने वाली होगी। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ इट्स टू साइड्स। कोई मतलब ये तो जनरल सी बात है कि कोई भी ट्रांजेक्शन के दो पहलू होंगे, कोई लेगा तो कोई देगा, कोई पैसा लेगा कोई पैसा देगा, कोई गुड्स लेगा कोई गुड्स देगा, किसी को लॉस होगा किसी को प्रॉफिट होगा। तो ये इसी तरीके से चलता है और हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है वो इस ड्यूअल आस्पेक्ट को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। एक तरीके से डबल एंट्री सिस्टम भी पूरी तरीके से ड्यूअल आस्पेक्ट पे ही बेस्ड होकर बनाया गया है। तो अब हमें समझ आया कि क्यों हमारे हर ट्रांजैक्शन के लिए एक डेबिट होता है सेम वैल्यू से और उसी सेम वैल्यू से एक क्रेडिट होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे लॉसेस हैं, प्रोस्पेक्टिव लॉसेस मीन्स जो होने वाले हैं, जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकते हैं, उनको हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले ही रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी प्रोस्पेक्टिव गेन्स हैं या प्रॉफिट्स हैं उनको हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं हो जाते, जब तक हमारे हाथ में वो पूरी तरीके से उसका अमाउंट नहीं आ जाता, तब तक हम उससे अपनी अकाउंटिंग बुक्स में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें, एक लॉयर है, जो हमारा एक लॉयर है वो कोई केस लड़ रहा है। ठीक है, अब केस में दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए पार्टी बी। वो पार्टी ए की तरफ से लड़ रहा है। तो अब एक टाइम के बाद 5-6 हियरिंग्स के बाद उसको ये लगने लगा कि ये केस मैं हारने वाला हूँ। ठीक है, उसकी केस की जो फीस थी वो 50,000 रुपीज़ थी और उसे लगने लगा कि ये केस मैं हारने वाला हूँ। तो उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि वो इसी मंथ क्लोज़ कर रहा था, ये 31 मार्च की बात है, वो क्लोज़ कर रहा था, तो उसने ये प्रोस्पेक्टिव जो लॉस है उसको अपनी अकाउंट बुक्स में ऑलरेडी मेंशन कर लिया। लेकिन सपोज़ अगर इसका उल्टा होता, अगर उसे लगता 5-6 हियरिंग के बाद कि ये केस तो मैं डेफिनेटली 100% जीतूंगा ही जीतूंगा, तो क्या वो उसको तब भी 31 मार्च को अगर वो बना रहा है अपने स्टेटमेंट्स तो उसको मेंशन करना चाहिए? कंजर्वेटिव अप्रोच करती है कि नहीं, किसी भी प्रॉफिट को जब तक वो पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं हो जाता, जब तक वो पूरी तरीके से हमारे हाथ में नहीं आ जाता, तब तक हमें उसे अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, जबकि लॉसेस को हमें रिकॉर्ड करना है और लॉसेस के लिए हमें एक प्रावधान भी बनाना है। तो आपने जनरली अकाउंटिंग बुक्स में देखा होगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर रिजर्व्स, प्रोविज़न फॉर कंटिंजेंसीज। तो ये सारे जो प्रोविज़न्स होते हैं ये हमारी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट्स के तहत ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कोई भी पॉलिसी या फिर रूल्स, रेगुलेशंस या फिर मेथड्स जो आप अकाउंटिंग बुक्स में एक बार अप्लाई कर लेते हैं या अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी मेथड को आपको थ्रू आउट उस अकाउंटिंग पीरियड में या फिर आने वाले अपकमिंग अकाउंटिंग पीरियड्स में उसी मेथड को लेकर अपने अकाउंट बुक्स को मेंटेन करना चाहिए। हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है, क्योंकि देखिए अगर हमने सपोज डेप्रिसिएशन के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट वैल्यू मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। अगर हम इस मंथ स्ट्रेट वैल्यू मेथड से हम काम करते हैं डेप्रिसिएशन में, नेक्स्ट मंथ हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हम काम करते हैं, तो हमें एक टाइम के बाद एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस नहीं पता चल पाएगी कि हमारी बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्योंकि इससे डिफरेंट वैल्यू निकल कर आती है डेप्रिसिएशन की, इससे डिफरेंट वैल्यू निकल कर आती है डेप्रिसिएशन की, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग एक टास्क हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब हमारा ऑडिटर अकाउंट बुक्स को ऑडिट करने के लिए आएगा तो उसके लिए भी ये बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा कि वो पहले स्ट्रेट वैल्यू से उस चीज़ को मेजर करे, चेक करे, फिर WDVM से उसको चेक करे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग अनलेस अंटिल बिजनेस के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट के लिए किसी भी
किसी भी मेथड को चेंज करना नेसेसरी ना हो तब तक हम कोई भी मेथड को बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल ईयर के बीच में उसको चेंज नहीं करेंगे अनलेस अनटिल वो हमारे अकाउंटिंग बुक्स के लिए हमारे प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फिनिश। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल द मटीरियल मतलब ऑल द इम्पॉर्टेंट आइटम्स should be recorded in our financial statements or in accounting books। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल द मटीरियल और इम्पॉर्टेंट आइटम्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंटिंग बुक्स। कोई भी ऐसा आइटम जिसके लिखने से और जिसके ना लिखने से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और हमारी बैलेंस शीट पर फ़र्क पड़े उसको हमें अकाउंटिंग बुक्स में मेंशन करना ही करना है। जैसे स्टॉक है हमारे पास 100 शर्ट्स का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, सारी सेल ऑफ करने के बाद 100 शर्ट्स का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, और यदि हम किसी भी कारण से उसे मेंशन करना अपनी अकाउंटिंग बुक्स में भूल जाते हैं तो इससे हमारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे असर पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई भी ओनर है उसका कोई पर्सनल एक और काम है या फिर उसके पर्सनल एक्सपेंसेस है, अगर वो उनको मेंशन नहीं करता, ठीक है, तो वो उसका अकाउंटिंग बुक्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जबकि कोई भी मटेरियल आइटम्स जिसका अकाउंटिंग बुक्स में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, जैसे असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, जितने भी एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, ठीक है, इनकम हो, डेप्रिसिएशन को मेंशन करना हो या फिर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना हो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मटेरियल चीज़ें हैं। स्टॉक क्लोजिंग हो या फिर ओपनिंग हो, इन सब को हमें अकाउंटिंग बुक्स में मेंशन करना नेसेसरी होता है। तो ये हमारे लिए मटेरियल आइटम्स हैं, हमारी अकाउंटिंग के लिए मटेरियल आइटम्स हैं। तो चलिए, अब यहाँ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के साथ हमारे 12 कॉन्सेप्ट्स होते हैं कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।